हेलो स्टूडेंट्स। मेरे पीछे जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया है उसमें आप लोगों ने देखा कि हमने जिब्रेलिन स्टार्ट किया था। उसका केमिकल स्ट्रक्चर एंड हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी ये दोनों मैंने कंप्लीट किए थे। थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाने में हो सकता है आप लोगों को प्रॉब्लम आए, तो मैंने उसका एक एक पॉइंट उस पर अपने वीडियो में समझा और आप लोग ज़रूर उसे समझ लीजिए। और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग मेरे को पर्सनली कॉल कर सकते हैं। आज जो टॉपिक है वो मैं ले रही हूँ बायो एसे ऑफ जिब्रेलिन्स। बायो एसे आप लोगों को पता ही होगा, ऑक्सीजन में मैंने बताया था कि किसी भी प्लांट मटेरियल या किसी अननोन मटेरियल में कितना जिब्रेलिन है उसको हम उसके बायोलॉजिकली जिब्रेलिन के बायोलॉजिकली इफ़ेक्ट से एस्टिमेट करते हैं, उसको हम बायो एसे कहते हैं। मतलब आपको जिब्रेलिन का कोई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट लेना पड़ेगा और उससे आप उसको एस्टिमेट करो, तो उसको हम बायो एसे कहते हैं। एक्चुअल में दो बायो एसे बहुत ही कॉमन है। फर्स्ट इज़ ड्वार्फ पी एंड सेकंड इज बार्ले एंडोस्पर्म। ड्वार्फ पी जिब्रेलिन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल अफेक्ट है, वो है बोल्टिंग। मतलब कोई भी जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट को अगर आप जिब्रेलिन दे दो तो वह लंबा हो जाता है। तो इसी तरह से पी जो सीड्स होते हैं उनमें कुछ सीड्स म्यूटेंट हुए हुए होते हैं और वो जब जर्मिनेट होते हैं तो उनसे जो प्लांट बनता है उसमें जिब्रेलिन नाम मात्र का होता है या वो जेनेटिकली ड्वार्फ होते हैं। हम क्या करते हैं कि ऐसे सीड्स को जर्मिनेट करते हैं और उनकी सीडलिंग्स को टेस्ट सॉल्यूशन में जिब्रेलिन के नोन जो अलग अलग पेट्री प्लेट्स है टेस्ट सॉल्यूशन से में डालते हैं और उसके एपिकोटाइल की लेंथ कितनी होती है वो 4 या 5 दिन बाद हम मेजर करते हैं। और फिर हम एक ग्राफ बनाते हैं। एक तरफ जैसे एक्स एक्सिस में हम लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिब्रेलिन और वाई एक्सिस में हम लेंथ ऑफ एपिकोटाइल लेते हैं। और ये जो स्टैंडर्ड कर्व है इस तरह से हो सकता है आए। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि अननोन जो प्लांट मटेरियल है उसके सीड्स लेके उसको जीए में हम ग्रो सॉल्यूशन में ग्रो करते हैं और उसके जो एपिकोटाइल की लेंथ होती है वो हम मेजर कर लेते हैं। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपका कितना जीए उसमें प्रेजेंट है वो हमें पता लग जाता है। तो दिस इज़ नोन एज बायोलॉजिकल एस्टिमेशन ऑफ जिब्रेलिन बाय ड्वार्फ पी टेस्ट। इसमें हम मेज भी ले सकते हैं और पी भी ले सकते हैं। आप लोगों को वापस क्लियर करती हूँ कि पी के जो सीड्स होते हैं उसमें कुछ जेनेटिकली ड्वार्फ होते हैं, उनमें जिब्रेलिन नहीं होता है। उन सीड्स को हम जिब्रेलिन के नोन सॉल्यूशन में ग्रो करते हैं। जब उनको जिब्रेलिन मिल जाता है तो उनकी नॉर्मल या नॉर्मल से ज़्यादा लेंथ होती है। उसकी एपिकोटाइल की लेंथ को हम ओ वाई एक्सिस पे लेते हैं और जिब्रेलिन कंसंट्रेशन हम ओ एक्स एक्सिस पे लेते हैं और एक स्टैंडर्ड कर्व हमें मिल जाता है। उसके बाद कोई भी अननोन प्लांट मटेरियल में कितना जीए है तो हम पहले उसका जीए एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उस जीए में सॉल्यूशन में हम ये ड्वार्फ पी सीड ग्रो करते हैं और उनकी कितनी एपिकोटाइल लेंथ आती है वो मेज़र कर लेते हैं। और मेज़र करने के बाद जब आपके पास लेंथ आ जाएगी तो उसके परपेंडिकुलर आप उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। सेकंड जो टेस्ट है उसको हम कहते हैं बार्ले एंडोस्पर्म टेस्ट। देखिए जो ऊपर वाला टेस्ट है उसको हम 1.0 नैनोग्राम ऑफ जीए तक ये वैलिड है, लेकिन ये जो बार्ले एंडोस्पर्म टेस्ट है ये हम 0.2 नैनोग्राम, नॉट ग्राम, दिस इज नैनोग्राम ऑफ जीए हम मेजर कर सकते हैं। ये टेस्ट कैसे करते हैं, इसको करने से पहले मैं आप लोगों को बार्ले फ्रूट का एक स्ट्रक्चर समझाना चाहती हूँ। आप लोगों को पता है कि बार्ले जो है एक मोनोकॉट है और उसका जो फ्रूट होता है वो होता है कैरियोप्सिस। क्या होता है? कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस का मतलब क्या होता है? जिसमें फ्रूट कोट और सीड कोट दोनों आपस में जो मिले हुए होते हैं। तो देखिए दिस इज़ द ब्रेक और ये जो लाइन शो कर रही है
ये फ्रूट कोट और सीड कोट, फ्रूट कोट एंड सीड कोट जो है आपस में जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये मोनोकोट है तो इसके सीड में एक ही कोटिलीडॉन, एम्ब्रियो में एक ही कोटिलीडॉन होगा जिसको हम कहते हैं स्क्यूटेलम, और एम्ब्रियो का बाकी पोर्शन में प्लूमुल और रेडिकल होगा। क्या होगा? सपोज दिस इज प्लूमुल, दिस इज रेडिकल, और ये जो कोटिलीडॉन है ये एक ही होता है जिसको हम कहते हैं स्क्यूटेलम। नाउ दिस इज व्हाट, ये जो है ये पोर्शन है इसका एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म आपको पता है कि मोनोकोट में जो एंडोस्पर्म होता है वो बना हुआ होता है स्टार्च का। किसका बना होता है? स्टार्च का। लेकिन इस स्टार्च के चारों ओर एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसको हम कहते हैं एल्यूरोन लेयर। क्या कहते हैं? एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन आपको पता है कि हमेशा कहा जाता है कि जब गेहूं का आटा खाते हो तो उसका चोकर मत निकालो। क्यों नहीं निकालते? व्हाट इज चोकर? चोकर एक्चुअल में उसका प्रोटीनिशियस पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एल्यूरोन लेयर। आपको पता है कि स्टार्च जो है इट इज़ नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। जब स्टार्च सॉल्यूबल नहीं होगा और जब हम ये सीड लगाएंगे मिट्टी में तो नेचुरली इस एम्ब्रियो को फूड कैसे मिलेगा? तो जिब्रेलिन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है दैट इज डी नोवो सिंथेसिस ऑफ अल्फा अमाइलेज। डी नोवो मतलब एज अ न्यू। जैसे ही हम इस सीड को सोक करते हैं तो इसके एम्ब्रियो पोर्शन जो होता है उसमें से अल्फा एमाइलेज का सिक्रीशन होता है। अल्फा एमाइलेज के सिक्रीशन में कौन हेल्प करता है? इस एम्ब्रियो में प्रेजेंट जिब्रेलिन। यह अल्फा एमाइलेज जो है इस स्टार्ची एंडोस्पर्म में जाता है और स्टार्च को सॉल्यूबल शुगर में कन्वर्ट करता है। इट कन्वर्ट स्टार्च इनटू सॉल्यूबल शुगर, और वो जो शुगर है वो वाटर में सॉल्यूबल होके वापस इस एम्ब्रियो को फूड देती रहती है। तो इस पूरे इसके जीए के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए बार्ले एंडोस्पर्म बायोएसे बनाया गया। एक बार मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, बार्ले का सबसे पहले एक जिब्रेलिन का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इट कॉजेज डी नोवो सिंथेसिस ऑफ अल्फा अमाइलेज। बार्ले सीड एक्चुअल में we use the term grain. Grain means when food coat and seed coat both are fused, then we call this seed as a grain. अब क्या होता है कि इसके अंदर जो होता है सारा एंडोस्पर्म होता है। एंडोस्पर्म स्टार्च का होता है, उसकी जो लेयर होती है वो प्रोटीन की होती है। इस प्रोटीन की लेयर को हम कहते हैं एल्यूरोन लेयर। जो एम्ब्रियो होता है मोनोकॉट में उसमें प्लूमुल और रेडिकल तो होगा ही, लेकिन एक कोटिलीडॉन होता है जिस कोटिलीडॉन को हम क्या कहते हैं? स्क्यूटेलम। जैसे ही सीड जर्मिनेट होता है तो ये जो एम्ब्रियो है एक्चुअल में इसमें जो प्रेजेंट होता है जिब्रेलिन विच कॉजेज डी नोवो सिंथेसिस ऑफ अल्फा एमाइलेज। यह अल्फा एमाइलेज स्टार्ची एंडोस्पर्म में जाता है और वहाँ पर स्टार्च को सॉल्यूबल शुगर में कन्वर्ट कर देता है, और वो जो शुगर है वो शुगर वापस एम्ब्रियो को नरिशमेंट देती है जब तक कि ये एम्ब्रियो सॉइल में एस्टेब्लिश नहीं हो जाता। इसी कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए ये बार्ले एंडोस्पर्म बायोएसे बनाया जाता है। इसमें क्या किया गया है? इसमें हम एक्चुअल में क्या करते हैं, इसके अंदर हम इसका एंडोस्पर्म लेते हैं, बार्ले का एंडोस्पर्म लिया जाता है, और एंडोस्पर्म लेने के बाद इसको टेस्ट सॉल्यूशन जीए में रखा जाता है। आप लोगों को पता है कि जीए जो है अल्फा अमाइलेज को सिंथेसाइज करके इस स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करेगा। तो क्या होगा कि जो शुगर है वो बाहर वाले टेस्ट सॉल्यूशन में आ जाएगी और उस शुगर को हम मेजर कर लेते हैं। आ रहा है आप लोगों को समझ में कि हम क्या करते हैं? एंडोस्पर्म ऑफ बार्ले लिया जाता है और इसको हम जिब्रेलिक एसिड के अलग अलग कंसंट्रेशन में डाल देते हैं। डालने के बाद उस कंसंट्रेशन में कितना शुगर आया है उसको एस्टिमेट कर लिया जाता है, बिल्कुल उसी तरह से कि हम
ग्राफ बनाते हैं जिसमें एक तरफ जीए की कंसंट्रेशन लेते हैं और इस साइड हम शुगर की कंसंट्रेशन लेते हैं और फिर अननोन किसी भी प्लांट मटेरियल का जीए एक्सट्रैक्ट करके और बार्ले एंडोस्पर्म उसमें डाल के और फिर कितना शुगर बना वो एस्टिमेट कर लिया जाता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उस पर जीए का पता लग जाता है। तो मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों को कोशिश तो की है समझाने की, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी पर्सनली। तो बायो एसे ऑफ जिब्रेलिन्स अधिकतर इस पर पूरा क्वेश्चन आता है। तो पहले तो बायो एसे की आप लोग डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद दो ये मेन होते हैं, लेकिन दोनों ही जिब्रेलिन के मेन फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस्ड होता है। सेकंड बेस्ड है डी नोवो सिंथेसिस ऑफ अल्फा एमाइलेज और पहले वाला बेस्ड है बोल्टिंग पे कि जो ड्वार्फ प्लांट्स होते हैं उनको ये लंबा कर देता है। नाउ नेक्स्ट इज एंटी जिब्रेलिन्स। एंटी जिब्रेलिन्स देखिए, एंटी जिब्रेलिन्स जो जिब्रेलिन्स के अगेंस्ट काम करते हैं। एंटी जिब्रेलिन का क्या मतलब होता है? जिब्रेलिन जो कि लंबाई बढ़ाता है, अगर आप उसके साथ एंटी जिब्रेलिन्स डाल दोगे तो वो उसकी ग्रोथ को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज ग्रोथ रिटार्डेंट्स। क्या कहते हैं हम उनको? ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं, ग्रोथ रिटार्डेंट। ग्रोथ रिटार्डेंट्स पे भी आपका फुल क्वेश्चन आता है। मेन जो एंटी जिब्रेलिन्स हैं वो मैंने 4 लिए हैं। AMO1618, फॉस्फोन डी, साइकोसिल, SADH। What is AMO1618? It is 2-isopropyl trimethyl ammonium chloride 5-methyl phenyl piperidine carboxylase। बहुत लंबा नाम है। इसका स्ट्रक्चर मैं अपने PDF में शेयर करूंगी और आप लोग कोशिश करिएगा ये याद हो जाए इसका स्ट्रक्चर। और अगर स्ट्रक्चर याद करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप एटलीस्ट इसका एक नाम याद रखिए, AMO1618, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है जरूर याद रखिए। दूसरा है फॉस्फोन डी। इट इज ट्राइब्यूटाइल 2,4-डाइक्लोरोबेंजाइल फॉस्फोनियम क्लोराइड। थर्ड इज योर साइकोसिल, इसको हम CCC भी कहते हैं। इट इज बीटा क्लोरो मिथाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम क्लोराइड। फोर्थ इज SADH, सक्सेनिक एसिड 2,2-डाइमिथाइल हाइड्रोजन। नाउ व्हाई दे आर नोन एज ग्रोथ रिटार्डेंट्स? तो देखिए ये कहाँ पर काम करते हैं। हालांकि जिब्रेलिन बायोसिंथेसिस मेरा अगला वीडियो होगा और जैसा मैं बार बार कह रही हूँ जिब्रेलिन बायोसिंथेसिस थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जिब्रेलिन बायोसिंथेसिस जब मैं पढ़ाऊँगी तो आप देखिए उसमें एक केमिकल बनता है जीरेनाइल पायरोफॉस्फेट विच चेंजेस इनटू कोपेनाइल पायरोफॉस्फेट एंड देन इनटू कोरिन। ये जितने भी हम ग्रोथ रिटार्डेंट्स देते हैं ये यहाँ पर वर्क करते हैं। मतलब ये जीरेनाइल पायरोफॉस्फेट को कोपेनाइल पायरोफॉस्फेट में चेंज नहीं होने देते और जब ये नहीं होगा तो कोरिन नहीं बनेगा एंड देयर विल बी नो फॉर्मेशन ऑफ जीए इन द प्लांट और प्लांट जो है लंबा ना होके बिल्कुल ड्वार्फ हो जाएगा। दैट इज वाई दे आर नोन एज retarding the growth, the chemicals which retard the growth and in otherwise they are known as anti-gibberellins। तो इसके PDF में अभी इसके साथ ही शेयर कर रही हूँ, आप लोग पूरे उसको पढ़ लीजिएगा और जब समझ में नहीं आई वो आप मेरे को पूछ लीजिएगा। थैंक यू।